हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वर्ण स्टार के लेटेस्ट एपिसोड 143 को। सो लेट्स वॉच। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जीनियस बैटल खत्म हो चुकी है। साथ ही मास्टर जियांग उन सभी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंक देते हैं, जहां फर्स्ट नंबर पे बुलान था, सेकेंड नंबर पे लॉन्गयून और थर्ड नंबर पे लुओ फेंग, उसके बाद रोंगजुन, वूका, ऐसे ही आगे की रैंक। मास्टर जियांग बताते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड रैंक वाले बंदे ओरिजिनल एयर स्पेस में एंटर करेंगे और बाकी थर्ड टू 10th रैंक वाले बंदे ताइचू एयर स्पेस में एंटर करेंगे। मतलब कि लुओ फेंग ओरिजिनल एयर स्पेस में एंटर नहीं करेगा, वो ताइचू एयर स्पेस में एंटर करेगा, जहां उन सभी को अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा और सबसे पहले उन सभी को इनिशियल यूनिवर्स में रखा जाएगा, जो कि 30 साल का पीरियड है। पर ये 30 साल अर्थ के 100 साल के बराबर है। ये जानकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फेंग उसी बात को लेकर सोच में था कि अगर वो इनिशियल यूनिवर्स में 30 साल के लिए चला जाता है तो अर्थ पे 100 साल बीत जाएंगे। अगर उसके ना रहते हुए इसी बीच अर्थ पे कुछ बुरा हुआ तो वो कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। फिर वहाँ मास्टर होंग आते हैं, जिस पर लुओ फेंग बताता है कि अब यूनिवर्स के सारे मेजर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन उसे जान चुके हैं कि वह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर बन चुका है। अब कोई भी इतनी आसानी से अर्थ पे हमला नहीं करेगा। पर अभी भी मुझे अंदर से एक बात खाई जा रही है कि अभी भी अर्थ पे खतरा है और वह जर्क क्वीन की नेस्ट। जर्क क्वीन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि अर्थ का लीडर कौन है, चाहे वो कोर मेंबर है या नहीं। वो डीप स्लीप से बाहर आते ही पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। जिस पर मास्टर ली सिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं फिलहाल अर्थ पे ही हूँ, मैं अर्थ को जर्क क्वीन से सेव करूंगा। जिस पर होंग कहते हैं, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है और फिलहाल तुम्हें ज्यादा अपने ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें हर चीज की प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो तीनों एग्री होते हैं। मास्टर होंग तो यूनिवर्स में रहकर अपनी ट्रेनिंग करेंगे और अब लुओ फेंग भी ताइचू स्पेस में ट्रेनिंग करने जा रहा है। बस मास्टर ली सिन अर्थ पे ही रहकर एल्डर वू से ट्रेन करेंगे और अर्थ को सारे थ्रेट से बचाएंगे। मास्टर होंग लुओ फेंग से कहते हैं, लुओ फेंग तुम चिंता मत करो, क्योंकि यूनिवर्स में एक आम इंसान के लिए 100 साल कोई नॉर्मल सी बात है। पर इस बीच तुम अपने फैमिली और फ्रेंड से वर्चुअल यूनिवर्स में मिल सकते हो और अगर कुछ बुरा हुआ तो तुम कभी भी इनसे मिल नहीं पाओगे। जहाँ लुओ फेंग अपने सारे करीबी लोगों को डिसअपेयर होता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले कुछ दिन तक लुओ फेंग अपना ज्यादातर टाइम अपने फैमिली के साथ बिता रहा था। इधर सुजिन लुओ फेंग से कहती है कि उसके शादी को 10 साल हो गए, पर ये 10 साल कितना जल्दी उनके सामने ही गुजर गया। सुजिन भी 100 साल को लेकर परेशान हो रही थी कि वो लुओ फेंग से 100 साल तक दूर कैसे रहेगी। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग, होंग और ली सिन तीनों बायलेन स्टार प्लेनेट पे आते हैं, जहाँ लुओ फेंग जाने से पहले अपने सभी स्लेव से मिलना चाहता था। वो अपने सभी स्लेव से मिलकर फौरन ही ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्स में निकल जाता है। जहाँ लुओ फेंग जाते हुए खुद से कहता है कि मैं एक दिन जर्क क्वीन को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का कोई तरीका ढूंढकर वापस अर्थ पे आऊंगा। आगे वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जाता है, जहाँ उसे एल्डर मानलियो मिलते हैं। एल्डर मानलियो बताते हैं कि मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के इस ब्रांच का हेड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इस जर्नी में तुम्हें लीड करूंगा। जहाँ लुओ फेंग एक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का हेलमेट पहनता है। एल्डर मानलियो लुओ फेंग को बताते हैं कि हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे, तो इस दौरान तुम सबसे पहले वर्चुअल स्पेस में प्रैक्टिस कर सकते हो और ये वर्चुअल स्पेस का नाम यूजियानसेन है। इस वर्चुअल स्पेस में केवल टैलेंटेड लोग ही नहीं बल्कि 1000 स्टेलर मेंबर भी एंटर करते हैं। इवन के इस वर्चुअल यूनिवर्स में यूनिवर्स लेवल, डोमेन मास्टर और इवन रियल लॉर्ड लेवल के बंदे भी एंटर करते हैं। वो सभी पावरफुल वॉरियर इस वर्चुअल स्पेस में एंटर करके प्रैक्टिस और कम्युनिकेट करते हैं। और अब लुओ फेंग का गोल्डन बीस्ट भी कॉस्मिक लेवल को अचीव कर चुका है। लुओ फेंग का ऐसा लग रहा था कि अगर उसे रियल मास्टर को अचीव करना है तो उसे काफी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। वो बताता है कि रियल मास्टर में काफी ज्यादा गैप है, पर उसके गोल्डन बीस्ट हर एक लेवल को एक लीप ईयर में क्रॉस करती है और वो खुद को रियल मास्टर से कंपेयर कर रहा था। वो बताता है कि उसके और रियल मास्टर के बीच काफी ज्यादा डीप गैप है। इवन की यानबे मास्टर को भी रियल मास्टर के सामने कंपेयर नहीं कर सकती। अब आगे सारे कोर मेंबर अपने अपने ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। लुओ फेंग कहता है कि अच्छा हुआ कि वो कोर मेंबर बन गया, क्योंकि कोर मेंबर बनने के बाद वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से उन्हें गुड पैकेज मिल रहा था। जब तक उन सभी का ब्रेक थ्रू नहीं होगा, वर्चुअल कंपनी उन लोगों को रिसोर्स देते रहेगी और साथ ही वो लोग अपने इंटरनल पॉइंट से कुछ बाहर के ट्रेजर को भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम का फेलियर रेट काफी ज्यादा हाई है और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बस कुछ लोग ही, ऑलमोस्ट केवल 10 पीपल ही इमोर्टल लेवल को अचीव कर पाएंगे, वो भी मिलियन साल के बाद, क्योंकि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम काफी ज्यादा हार्ड है और इमोर्टल लेवल को अचीव करना कोई आसान बात नहीं है। इसका ट्रेनिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफिकल्ट है। इधर लुओ फेंग बताता है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करे, इसलिए लुओ फेंग डिसाइड किया था कि वो 3 साल तक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ट्रेनिंग करेगा और ये 3 साल की ट्रेनिंग उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दी। इन 3
साल में लियो फेंग काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, पर जितना ज्यादा वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है वो खुद को वीक पाता है, क्योंकि ये यूनिवर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस से भरा है। क्योंकि पहले लियो फेंग इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद वो खुद को इस प्रोग्रेस पे ला पाया, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन पाया। लेकिन जब वो अपने सामने यूनिवर्स वाले बंदे को देखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि अभी भी वो काफी ज्यादा वीक है, और यही वजह है कि वो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। आगे मान लो लियो फेंग से बताते हैं कि आगे वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की हेडक्वार्टर है, और आसपास जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है उनके पास बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजिकल वेपन है। लियो फेंग उन सेलेस्टियल बॉडी को देखकर क्यूरियस हो रहा था। वो कहता है हेडक्वार्टर की टेक्नोलॉजी असल में एक यूनिवर्स में ही काफी बड़ा सा लैंड मास क्रिएट कर सकती है, मतलब कि वो सभी यूनिवर्स में ही अपना बेस बना सकती है। तो सोचो इनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस है। अब आगे सारे कोर मेंबर वहाँ पे गैदर होते हैं और उनके सामने मास्टर जियांग आते हैं और कहते हैं कि कॉस्मिक चैनल ओपन करो, जिसके बाद काफी बड़ा सा चैनल ओपन होता है और वह स्पेसशिप काफी प्रेशर में ऊपर जाने लगता है। अंदर सारे कोर मेंबर को बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था, वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। सब काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, पर इस वक्त हम देखते हैं बुलान को कुछ भी नहीं हो रहा था, वो आसानी से उसे हैंडल कर पा रहा था। इधर लियो फेंग कहता है कि मैं सही से देख भी नहीं पा रहा हूँ, पर एल्डर जियांग उन सभी को इसकी रियल वजह बताते हैं कि इनिशियल यूनिवर्स का टाइम फ्लो रेट ओरिजिनल यूनिवर्स से काफी ज्यादा अलग है, इसलिए किसी एक टाइम फ्लो से दूसरे टाइम फ्लो में एंटर करने के लिए ऐसा डिसऑर्डर होता है। इसलिए नॉर्मल सी बात है कि तुम सबको अनकंफर्टेबल फील होगा। और अब देखते ही देखते वो स्पेसशिप दूसरे टाइम फ्लो में एंटर कर जाता है। फिर मास्टर जियांग बताते हैं कि हम इनिशियल यूनिवर्स में एंटर कर गए। अंदर मास्टर जियांग उन सभी को बताते हैं कि एक प्लेनेट का लाइफ स्पेन होता है, वैसे ही एक यूनिवर्स का भी लाइफ स्पेन होता है। फिर वो उन्हें इनिशियल यूनिवर्स के बारे में बताते हैं कि ये एक न्यू यूनिवर्स है जो कि एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स है और इसका टाइम स्पेस कर्वेचर दोनों तरफ से इन्फिनाइट है, और इनिशियल यूनिवर्स खुद से ही हमेशा इम्प्रूव करती आ रही है। इसलिए इस यूनिवर्स को समझना काफी ज्यादा आसान है, इसलिए इस यूनिवर्स का कोटा काफी ज्यादा प्रीसियस होता है। और लियो फेंग उस पैटर्न को नोटिस करता है और कहता है ये तो सीक्रेट पैटर्न एक सिल्क थ्रेड की तरह इस यूनिवर्स में फ्लो कर रही है, जो कि इस यूनिवर्स की लॉ है। फिर एल्डर जियांग बताते हैं कि इस यूनिवर्स में बस एक ही सिटी है और वह है केओस सिटी, और ऐसा कहा जाता है कि ये इनिशियल यूनिवर्स की स्टार्टिंग पॉइंट थी। इसकी हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स कंट्रीज से भी ज्यादा पुरानी है। अब आगे एक एक करके मास्टर जियांग के पीछे सारे कोर मेंबर नीचे उतर रहे थे। फिर मास्टर जियांग सभी को बताते हैं कि केओस सिटी में 3 ट्रेजर हैं। फर्स्ट ट्रेजर है विजिबल लॉ ऑफ यूनिवर्स, जो कि इन पैटर्न को बताया जाता है, और सेकेंड ट्रेजर इस सिटी लॉर्ड मेंशन के राइट में है, मैं तुम सबको गाइड करूंगा। और बात करें थर्ड ट्रेजर जो कि केओस सिटी के आउटसाइड में है, तो जिनके पास पावर कम है वो बिना परमिशन के एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जैसे ही केओस सिटी का पोर्टल ओपन होता है, लियो फेंग बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक वार्म एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को घेर ली हो, और सभी को ऐसा फील हो रहा था। मास्टर जियांग बताते हैं कि इस पोर्टल के सामने काफी यूनिक क्योटिक एनर्जी है, इसमें इतनी पावर है कि ये सभी को हील कर सकती है। फिर हम देखते हैं सारे लोग पैलेस ऑफ लॉर्ड सिटी एंट्रेंस में आते हैं। लियो फेंग और वो का केओस सिटी के लॉर्ड के बारे में बात करने लगती है कि ये लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल होगा जिसके अंडर ये पूरा केओस सिटी है। तभी वहाँ कुछ वॉरियर अपेयर होते हैं और उन सभी न्यू वॉरियर को देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि ये सारे लोग इस केओस सिटी में नए आए हैं। और सिटी के दूसरी साइड हम देखते हैं कि ये पूरा केओस सिटी काफी अजीब अजीब पैटर्न से बना है, यहाँ पे सारा कुछ काफी ज्यादा एडवांस है। साथ ही वो कॉलम कुछ पैटर्न बनाकर उस एंट्रेंस को ओपन करते हैं, जिसे देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब सभी लोग एक एक करके डिसअपेयर हो रहे थे और लियो फेंग किसी और जगह पे आ जाता है। एल्डर जियांग बताते हैं कि ये 52 केओस मॉन्यूमेंट है। इस मॉन्यूमेंट में 52 सुपर चीजें हैं जो कि तुम्हें ट्रेन कर सकती है, और ये 52 कॉलम्स ही इस मॉन्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डर जियांग बताते हैं कि इस केओस मॉन्यूमेंट को समझने के लिए तुम्हें इस यूनिवर्स में रियल स्ट्रॉन्गमैन बनना होगा, और यूनिवर्स किंगडम के लिए इस मॉन्यूमेंट को समझना काफी ज्यादा इजी है, और सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो इस केओस मॉन्यूमेंट को समझ सके। और 7 दिन में बस एक स्टेज को चूज किया जा सकता है जिससे वो ट्रेनिंग करे। तो अब तुम इन कॉलम में से खुद चूज कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी कॉलम से ट्रेनिंग करनी है। जहाँ लियो फेंग को एक कॉलम काफी ज्यादा ग्लो करता हुआ नजर आता है और लियो फेंग उसे टच करके फील करने लगता है। बताता है कि ये तो जीयू केओस मॉन्यूमेंट है और ये कॉलम ही उसके लिए परफेक्ट है, जो कि उसे ओरिजिनल एयर स्पेस में बूस्ट कर सकती है। ये बात उसके लिए परफेक्ट सूट होती है। फिर लियो फेंग रोंगजुन से कहता है कि तुमने कौन सा मॉन्यूमेंट चूज किया। रोंगजुन बताता है ग्रेट एक्स केओस मॉन्यूमेंट। क्या कोइंसिडेंस है, मैंने भी वही चूज किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मॉन्यूमेंट को जायंट एक्स अरेना के फाउंडर ने चूज किया था। तभी वहाँ काफी जोर से झटका होने लगता है और सारी चीजें जोर से हिलने लगती है जैसा कि कोई अर्थक्वेक हो। तभी वहाँ काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। सारे लोग उस अमेजिंग से फोर्स को देखकर
काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वोका बताती है ये तो दो इमोर्टल के बीच का क्लैश है, जिस पर लियो फेंग शॉक होते हुए कहता है क्या ये इमोर्टल बंदे की पावर है, इतनी ज्यादा एडवांस पावर जो कि स्पेस को भी फाड़ सकती है। अब वहाँ लगातार एक्सप्लोजन हो रहा था और वो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यूनिवर्स को भी फाड़ देता है। इवन कि उनकी एनर्जी की वजह से कुछ सेलेस्टियल बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एल्डर जियांग बताते हैं कि केओस सिटी में प्राइवेट फाइट करना अलाउ नहीं है और जो भी ऐसा बिना परमिशन के करता है ये सारा कुछ और पनिशमेंट उन्हीं पे डिपेंड करती है, जिसपे सिटी लॉर्ड एक्शन लेंगे। मतलब कि जस्ट इमेजिन सिटी लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है जो कि इमोर्टल लेवल के बंदे को भी पनिशमेंट देंगे। अब ऐसे ही हमें केओस सिटी, पूरे इनिशियल यूनिवर्स, फिर एक्चुअल यूनिवर्स, सभी के पावर को बस एक बंदे के हाथ में दिखाया जाता है जो कि है सिटी लॉर्ड। उसके एक झटके से ये सारे लोग हिल जाते हैं और वो अपनी सारी एनर्जी से जो सेलेस्टियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुके थे उनको रिस्टोर करते हैं और साथ ही पूरे टाइम को ही फ्रीज कर देते हैं। जो दो इमोर्टल आपस में फाइट कर रहे थे उनको भी फ्रीज कर देते हैं और सारे सेलेस्टियल बॉडी को दोबारा से रिस्टोर करने लगती है और पनिशमेंट के तौर पे उन दोनों इमोर्टल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो बस एक पल में ही स्टारडस्ट में तब्दील हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन उनकी पावर क्या है। इवन कि जो नुकसान यूनिवर्स को इस फाइट से हुआ था वो सारा कुछ उसे रिस्टोर कर देते हैं और दोबारा से केओस सिटी को पहले जैसा बना देते हैं। इस पावर को देखकर वहाँ के सारे कोर मेंबर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वोका तो कहती है कि ये तो इस यूनिवर्स के सारे मैटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पर रोंगजुन कहता है बस इतना ही नहीं, वो खुद को दिखाए भी नहीं, बस उनका एक थॉट ही ये सारा कुछ काम कर दिया। वो दोनों इमोर्टल स्टारडस्ट में बदल गए। अब इधर बबाता बताती है कि वो अपने मास्टर को 60 मिलियन ईयर साल से भी ज्यादा फॉलो की है और आज तक मैंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को देखा है तो वह है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। वो बिलियन सालों से ही यूनिवर्स को प्लान करके रखे हैं। उन सभी के पास एक्सट्राऑर्डिनरी पावर है, पर ऐसा लगता है कि केओस सिटी लॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल है और इधर ये सारे कोर मेंबर के बंदे खुद को इतना बड़ा जीनियस समझते हैं। अब उनको समझ आता है कि वो केओस सिटी लॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। उनका एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में कुछ भी मायने नहीं रखता है। इधर जैसे ही लियो फेंग अपना आँख खोलता है उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अपने बचपन में आसमान की ओर देखकर फील करता था, लेकिन उस समय वो इमेजिन नहीं किया था कि वो इस जगह पर पहुंच पाएगा। इसलिए उसे होप मिलता है कि उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, शायद वो एक दिन स्ट्रॉन्गर पर्सन बन सकता है। अब सारे लोग केओस सिटी के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। अब मास्टर जियांग उस पैलेस के एंट्रेंस के सामने आकर उन दोनों गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं और वो काफी बड़े बड़े गार्ड फाइनली वो केओस मॉन्यूमेंट के सीक्रेट रूम को ओपन कर देते हैं, जिसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। लियो फेंग बताता है कि ये एंट्रेंस स्टोन गेट ही 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है और उसके हर गेट पे बड़े बड़े गार्ड्स लगे हैं। ये एरिया हमारे इमेजिनेशन से काफी ज्यादा दूर है। मास्टर जियांग बताते हैं कि केओस मॉन्यूमेंट का एग्जिस्टेंस मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है और ये सभी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनीज हैं और इवन ये ह्यूमन रेस की सबसे प्रीशियस ट्रेजर है। लियो फेंग शॉक होता है कि ये सारी चीजें मिलियन साल पहले से भी है। बबाता बताती है जो कि अर्थ की 10 बिलियन ईयर टाइम के इक्वल है, जिस पर लियो फेंग कहता है पर अर्थ तो केवल 4.6 बिलियन साल पुरानी है, तो उस समय तो अर्थ फॉर्म भी नहीं हुआ होगा। आखिर इस क्रिएशन के पीछे कितनी बड़ी मिस्ट्री छुपी है। अब उस केओस सिटी का मॉन्यूमेंट एंट्रेंस ओपन होता है और अब सारे लोग उसके अंदर जाने के लिए एक्साइटेड है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है।